हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉइंट स्टडी लर्न फ्रॉम डिफरेंट वे। हम अपने जो लास्ट वीडियोस हैं उसमें हम इंट्रोडक्शन पार्ट कर चुके हैं और केमिकल रिएक्शंस, इक्वेशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में देख चुके हैं। तो हम इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, राइट। और सेकंड जो है बैलेंस एंड बैलेंस टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है? सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने की रिक्वायरमेंट क्यों है। तो जैसे कि हमने केमिकल इक्वेशन जब पढ़ी थी, समझा था उसके लिए, तो हमने देखा था कि केमिस्ट्री में क्या होता है, किसी भी स्टेटमेंट को उसके सिंबल और फॉर्मूलेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। वो हमारी क्या होती है, केमिकल इक्वेशन होती है। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग बाय द सिंबल एंड द फॉर्मूलाज ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, तो हमने इसमें देखा था कि हम इसको सिंबल और, फॉर एग्जांपल, Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन, राइट। तो इन दिस इक्वेशन Zn react with sulfuric acid to form ZnSO4 and hydrogen gas is released. But in this equation there is no information about Zn in which state, H2SO4 in which state, there is any heat transfer or heat rejection in this equation. तो इस इक्वेशन में आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं। तो केमिस्ट्री ने क्या करा, अपने इक्वेशंस को और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, जिससे हमें क्या हो कि अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमें पूरी नॉलेज आ जाना चाहिए, पूरा समझ में आ जाना चाहिए कि इस इक्वेशन में Zn सॉलिड के फॉर्म में है, H2SO4 एक्वस फॉर्म में है, एंड इससे जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो आपका किस फॉर्म में है, ये एक्वस फॉर्म में है, ये गैस फॉर्म में। तो इसको हमें स्टेटमेंट में लिखना ना पड़े। जैसे हम लिखते हैं द रिएक्शन बिटवीन सॉलिड जिंक बेस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ sulfuric acid to form ZnSO4. This is an also aqueous solution and hydrogen gas is released. अगर हम इसको और इंफॉर्मेशन करने के लिए हम इसी में इंडिकेट कर दें Zn in the form of solid and H2SO4 in the form of aqueous, तो जो इनके बीच ये जो रिएक्टेंट्स है Zn और H2SO4, इनके बीच में जब रिएक्शन हुई, कॉम्बिनेशन हुआ, तो इन्होंने क्या फॉर्म करा, एक एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म करा है ZnSO4 का, और यहाँ से क्या होगी, आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, राइट। तो ये किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में। तो यहाँ से इस इक्वेशन को देख के हम ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि Zn किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड स्टेट में है, H2SO4 आपका एक्वस स्टेट में है। जब इन दोनों में रिएक्शन हो रही है तो प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहे हैं वो आपके ZnSO4 एक्वस फॉर्म में है, और हाइड्रोजन भी आपका एक्वस फॉर्म में, गैस फॉर्म में। ये जो रिएक्शंस है जो स्टेटों को इन्फॉर्म करती है, ये किसमें आती है, बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस, राइट। फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस में मतलब हम क्या कर रहे हैं, जो भी सब्सटेंस हमने लिए, चाहे वो रिएक्टेंट क्यों हो, चाहे वो प्रोडक्ट क्यों हो, उनमें क्या कर दिया, उनकी जो स्टेट है वो हमने रिप्रेजेंट कर दी अपने केमिकल इक्वेशन में। तो उससे क्या हुआ, हमारी जो इक्वेशन हुई वो मोर इंफॉर्मेटिव हो, राइट। अब हम बात करें तो जो स्टेट होती हैं केमिकल सब्सटेंस की, जो स्टेट होती हैं वो देयर कैन बी इन द फॉर्म ऑफ 4 स्टेट। आपकी 4 फॉर्म में होती हैं। फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकंड वन इज लिक्विड, थर्ड वन इज गैस, एंड लास्ट वन इज एक्वस, राइट।
अब हमें इस केमिकल इक्वेशन में अगर सॉलिड को रिप्रेजेंट करना है तो हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, लिक्विड को रिप्रेजेंट करना है तो एल से, गैस को रिप्रेजेंट करना है तो जी से, एक्वस सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है। हमने देखा कि सॉलिड को रिप्रेजेंट करते हैं एस से, लिक्विड को रिप्रेजेंट करते हैं एल से, गैस को रिप्रेजेंट करते हैं जी से, एक्वस सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं AQ से। अब एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है ये हम 9th में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। एक्वस सॉल्यूशन वो होता है जिसमें आपका सॉल्वेंट वाटर होता है। एक्वस सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन इन विच वाटर इज सॉल्वेंट, राइट। तो अगर किसी भी केमिकल इक्वेशन में सब्सटेंस की हमें स्टेज बताना है तो हम सॉलिड को एस से, लिक्विड को एल से, गैस को जी से, एक्वस सॉल्यूशन को AQ से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि हमने इस इक्वेशन में देखा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो है बाय इंडिकेटिंग हीट चेंज टेक प्लेस इन केमिकल रिएक्शन। अब देखो हीट जो चेंज हो रही है, हीट चेंज किसी भी केमिकल इक्वेशन में, रिएक्शंस में, जब कोई भी केमिकल रिएक्शंस होती है तो उसमें हीट जो होती है वो आपकी क्या होती है, इवॉल्व भी हो सकती है, मतलब प्रोड्यूस भी हो सकती है। मतलब कोई भी ऐसी रिएक्शंस हो जिसमें क्या हो, हीट राइज हो, जिससे हमें हीट गेन मिले, मतलब मिल जाए किसी भी केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। या फिर कोई भी ऐसी रिएक्शंस होती है जिसमें हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो वो जो इक्वेशंस होती है वो चेंज इन हीट में होती है। अब चेंज इन हीट में आपकी 2 कैटेगरीज होती हैं, मतलब चेंज इन हीट में आपकी जो इक्वेशंस होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। फर्स्ट वन इज एक्सोथर्मिक एंड सेकंड वन इज एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बारे में मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन में बता चुका हूं, इसलिए मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं जाऊंगा। आप मेरे लास्ट वीडियो को देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में, राइट। तो हम अब नेक्स्ट पे चलते हैं कि हम इसको इंडिकेट कैसे करें। ये इक्वेशन है, अगर इस इक्वेशन में हीट प्रोड्यूस हो रही है, इस इक्वेशन के थ्रू हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो हम उसको इंडिकेट कैसे करें। मेरी बात अभी ध्यान से सुनना, जब भी किसी भी रिएक्शंस में हीट प्रोड्यूस होती है तो हम उसको इंडिकेट करते हैं हीट से। अब हीट, अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है तो किस साइड करेंगे, रिएक्ट साइड, प्रोडक्ट साइड, क्योंकि हमारे पास 2 साइड होती हैं। ये तो एरो होता है बीच में, इसके इस साइड जो होता है, लेफ्ट साइड जो होता है वो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं, राइट साइड जो होती है वो हमारे प्रोडक्ट होते हैं। तो जब भी हीट प्रोड्यूस हो तो हम हीट किस साइड ऐड करेंगे, हम अपने प्रोडक्ट साइड लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे प्रोडक्ट साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थिंग है कि जब भी हीट प्रोड्यूस हो तो हम प्रोडक्ट साइड में क्या लिखते हैं, प्लस हीट सिंबल रिप्रेजेंट, मतलब यूज करते हैं। ये जो प्लस हीट साइन है वो आपको इंडिकेट करता है, इंफॉर्मेशन देता है कि ये जो रिएक्शंस है, ये जो केमिकल इक्वेशन है, इसमें क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक टाइप की केमिकल इक्वेशन है। थर्ड में हम बात करते हैं एंडोथर्मिक। अब हीट क्या हो सकती है, आपकी फॉल भी हो सकती है। क्या हो सकती है, फॉल भी हो सकती है, मतलब डिक्रीज भी हो सकती है। अब जब इट मीन्स, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शंस या इक्वेशन क्या हो जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है, क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, तो वो जो रिएक्शंस होती है वो आपकी एंडोथर्मिक टाइप की होती है। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रिएक्टेंट साइड में। किस साइड में, रिएक्टेंट साइड में। इसका हम एग्जांपल की तरह समझते हैं। ये तो एग्जांपल हो गया एक्सोथर्मिक का, जिसमें हीट प्रोड्यूस हो रही थी, तो हमने क्या करा, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए प्लस साइन हमने प्रोडक्ट साइड में लिख दिया। अब हमें क्या करना है, एंडोथर्मिक रिएक्शन देखनी है जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है रिएक्शंस होने के लिए। तो वो आपकी ये हो गई, जैसे फॉर एग्जाम्पल N2 प्लस O2 gives NO. NO is called nitrogen monoxide. You can also write nitrogen monoxide. नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पे देखो कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मतलब कोई इस इक्वेशन के बारे में कोई भी मोर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि नाइट्रोजन किस स्टेट में है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड किस स्टेट में है। तो क्या करते हैं, इसको मोर इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं। नाइट्रोजन किस फॉर्म में होती है आपकी,
सॉरी थोड़ा बड़ा करके N2 प्लस O2 गिव्स N2 किस स्टेट में है? गैस स्टेट में होती है, नाइट्रोजन गैस। ऑक्सीजन किस स्टेट में होती है? ये भी गैस स्टेट में होती है। ये जब ये दोनों गैस क्या करती हैं? रिएक्ट करती हैं आपस में। अब देखो रिएक्ट जो करेंगी इसमें क्या होता है, अगर हम इनको ऐसे ही रिएक्ट कराने की कोशिश करें तो ये आपस में कंबाइन नहीं होंगी। तो इनके लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? हीट की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी? हीट की। हीट टू व्हेन इन द फॉर्म ऑफ गैस। अब ये जो इक्वेशन है वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि हमने इसमें हीट सिंबल रिप्रेजेंट कर दिया और इनकी स्टेट भी रिप्रेजेंट कर दी। तो इससे क्या हुआ, ये केमिकल इक्वेशन है ये हमें शो कर रही है कि नाइट्रोजन गैस फॉर्म में, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में, और जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो भी गैस फॉर्म में मिल रहा है। और ये हीट साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस इक्वेशन को होने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट है। अगर आप हीट सप्लाई नहीं करेंगे तो ये इक्वेशन पॉसिबल नहीं। थर्ड, ये जो कंडीशन है या ये जो वे है मोर इन्फॉर्मेशन, अपनी केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए किसमें आता है आपका? बाय इंडिकेटिंग हीट चेंज टेक प्लेस इन केमिकल रिएक्शन। अब आपको नोट कैसे करना है? तो आप सबसे पहले टॉपिक ये लिखें, उसके बाद ये जो हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, तो आप इनको 3 वे से क्या कर सकते हैं? मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। पहला मैं डिस्कस कर चुका हूँ, सेकंड भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो बाय इंडिकेशन फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस, तो आप क्या कर सकते हैं? वीडियो को पॉज करके बैक में जाके जो मैंने स्टेट बताई थी सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड एक्वस, वहां से आप नोट कर सकते हैं। ये विद दिस एग्जांपल, ये जो है वो आप इस एग्जांपल के साथ नोट कर सकते हैं। बस इसमें ये याद रखना है, ये जो एग्जांपल है वो दोनों के लिए कॉमन है। इसमें हीट जो है वो आपका प्लस साइन से प्लस हीट करके रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे इसमें रिप्रेजेंट करा हुआ है। आप इतना नोट कीजिए, उसके बाद में ये डिस्कस करता हूं। अब थर्ड की तरफ चलते हैं, बैलेंस एंड अनबैलेंस, वो सॉरी टू इंडिकेट द कंडीशन एट विच रिएक्शन टेक प्लेस। इसका मतलब ये है कि कोई भी रिएक्शन कब होती है, मतलब किसी भी कंडीशन में अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो क्या होता है, वो आपका आ जाता है कंडीशन एट विच रिएक्शन टेक प्लेस। फॉर एग्जाम्पल मैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की बात करता हूँ, राइट। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसमें आपका क्या होता है, वो किसके प्रेजेंस में होता है? सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। सनलाइट के प्रेजेंस में होता है और किस टेम्परेचर पे होता है? एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ठीक है, तो उस इक्वेशन को देखते हैं। तो अच्छा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हम जो है वो बायो में अच्छे से पढ़ेंगे, चैप्टर फर्स्ट में, लाइफ साइंस में, बायो में। ठीक है, तो अभी मैं केवल थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ। क्या होता है इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में होती है? गैस फॉर्म में होती है। प्लस और क्या? वाटर मॉलिक्यूल्स किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है, राइट। क्या फॉर्म करते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। प्लस यहाँ से क्या रिलीज हो जाती है? ये किस फॉर्म में होता है? एक्वस सॉल्यूशन होता है। यहाँ से रिलीज हो जाती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये किस फॉर्म में होती है? गैस फॉर्म में होती है। अब ये किसकी प्रेजेंस में हो रही है? अगर सनलाइट प्रेजेंस नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सनलाइट की रिक्वायरमेंट है, तो हमने यहाँ लिख दिया सनलाइट। इसका मतलब कंडीशन क्या है? ये जो इक्वेशन है वो सनलाइट में हो रही है, ये बता रहा है कंडीशन को। तो ये किसमें आ गया? टू इंडिकेट द कंडीशन एट विच रिएक्शन टेक प्लेस। आई होप आप समझ चुके होंगे। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो सारे इंफॉर्मेशन के लिए थे कि आप केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बैलेंस एंड अनबैलेंस टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, अगर केमिकल इक्वेशन बैलेंस है तब ठीक है, अगर अनबैलेंस है तो उसको कैसे बैलेंस किया जाता है वो भी हम पढ़ेंगे, सीखेंगे कि कोई भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बैलेंस केमिकल
इक्वेशन। अभी आप डेफिनेशन ना देखें, डेफिनेशन को मैं समझा दूं पहले, उसके बाद अब मैं बात करता हूं बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। हमने 9th क्लास में लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन पढ़ा था, मतलब जो कॉम्बिनेशन का जो लॉ होती हैं वो आपके 2 लॉ पढ़े थे। फर्स्ट था हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है कि जो रिएक्टेंट का मास होगा जब वो आपस में कंबाइन होंगे तो जो प्रोडक्ट हमें फॉर्म होगा, उस रिएक्टेंट्स के थ्रू जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उनका जो मास होगा वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इट मींस द मास ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर एनी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में आपका मास ऑफ प्रोडक्ट, इसको हम एग्जाम्पल की थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल Zn the state of solid plus H2SO4 the state of aqueous gives ZnSO4 aqueous plus hydrogen gas is released. Right, this is more informative reaction. अब हम इसमें क्या देखेंगे कि ये बैलेंस है या नहीं है। तो क्या करेंगे, ये जो हमारे डिफरेंट सब्सटेंस हैं, जो नंबर ऑफ एटम्स और डिफरेंट सब्सटेंस, ये जो डिफरेंट सब्सटेंस है, Zn एक हमारा एक अलग सब्सटेंस है, H2SO4 अलग सब्सटेंस है, ZnSO4 ये अलग सब्सटेंस है, H2 एक अलग सब्सटेंस है। तो हम इसमें क्या देखेंगे, एटम्स ऑफ different substance, reactant side and product side, right? If Zn ये भी क्या है, एटम है सब्सटेंस का, H ये भी क्या है, सब्सटेंस का एटम है, सिमिलरली सल्फर, ऑक्सीजन, Zn हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। अब हमें ये देखना है कि रिएक्टेंट साइड में Zn के कितने एटम हैं और प्रोडक्ट साइड में कितने एटम हैं। Zn साइड में अगर देखें रिएक्टेंट साइड में तो Zn का सिर्फ 1 एटम। कैसे पता चला, ये Zn सिर्फ 1 है, राइट। रिएक्टेंट साइड में अगर H2 को देखें तो हाइड्रोजन को देखें, हाइड्रोजन एटम तो कितने हैं, 2, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। सल्फर को देखें तो कितना है, 1, O कितने हैं, 4। सिमिलरली अगर हम प्रोडक्ट की साइड देखें तो Zn के कितने एटम हैं, 1, हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2, सल्फर के कितने एटम हैं, 1 और ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 4। इट मींस जो एटम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इन द प्रोडक्ट साइड एंड द रिएक्टेंट साइड कैसे हैं, सेम है, इक्वल है। इट मींस क्या है कि ये जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस है। अब देखो यहीं से इसकी डेफिनेशन बन जाएगी, that type of chemical equation in which the number of atoms of different substance, the number of atoms of different substance are same on reactant side and product side, this reaction is called balanced chemical equation. मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, आप चाहें तो यहाँ से भी लिख सकते हैं। The type of chemical equation in which the number of atoms of different substance are equal, both side। इक्वल की जगह आप सेम कर लें या इक्वल ही ठीक है, इक्वल और सेम बोथ साइड इन अ केमिकल इक्वेशन। मतलब क्या है, केमिकल इक्वेशन में जो डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स हैं अगर वो क्या है, सेम है, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, तो वो क्या होगी, हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब
अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात करती हूँ, राइट। तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर आपको नोट करना है तो आप अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन टॉपिक डाल के ये डेफिनेशन नोट डाउन करके, और ये जो मैंने अभी समझाया था, ये जो समझाया था इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, राइट। अब बैलेंसिंग ऑफ अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में टॉपिक का नेम एंड डेफिनेशन, उसके बाद जो मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ यहाँ पर वो नोट डाउन कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, अगर मैं इस एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो हाइड्रोजन ये किस फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में होता है, प्लस ऑक्सीजन ये किस फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में होता है। जब ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो हमारा क्या बनता है, वाटर मॉलिक्यूल बनता है। अगर मैं इसको लिखूं गैस फॉर्म में बनता है, अगर मैं इसको ऐसे ही लिखूं तो ये कैसी है, देखते हैं कैसी है। The number of different atoms, the number of atoms of the different substance, ये अलग सब्सटेंस है, ये अलग सब्सटेंस है। तो हाइड्रोजन एक एटम हो गया इसका, ऑक्सीजन एक एटम हो गया। अब रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2, ऑक्सीजन के कितने हैं, 2। प्रोडक्ट साइड है हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2, ऑक्सीजन के कितने हैं, 1। इट मीन्स रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन एटम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है 2 है, प्रोडक्ट साइड में 2 है, ये तो सही है, ये बैलेंस है। लेकिन रिएक्टेंट साइड में इस केमिकल इक्वेशन में ऑक्सीजन जो है वो 2 है, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं ऑक्सीजन के, 2, और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 1। इट मीन्स इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स हैं ऑक्सीजन के वो बैलेंस नहीं है, इसलिए इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। This equation is called unbalanced chemical equation. That means that the type of chemical equation in which the number of atoms of reactants and products are not same. This chemical equation is called unbalanced chemical equation. अगर आप एग्जाम्पल याद रखते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं तो आपको डेफिनेशन रखना नहीं पड़ेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, बोर्ड एग्जाम में आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सिर्फ आपको बैलेंस करने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आते हैं बैलेंस करने के लिए। आपको एक केमिकल इक्वेशन गिवन होगी, उसमें आपको क्या करना होगा, सिर्फ उसको बैलेंस करना होगा, वो हम देखेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। अभी